की बात है, मून के साउथ पोल पर अभी तक कोई कंट्री पहुंची नहीं है। इंडिया पहला देश बन गया है जो साउथ पोल पर कोई पहुंच गया है। नॉर्थ पोल पर तो जा चुकी 3 कंट्री ऑलरेडी। लेकिन सबसे बड़ी बात सर ये है कि वहाँ पर गड्ढे हैं, वो वहाँ पर मतलब जो प्लेन सरफेस है ना उसको ढूंढना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए बहुत बड़ी बात हो गई है। वो पार्ट दिखता भी नहीं है ना, साउथ पोल अभी तक किसी ने देखा भी नहीं, क्योंकि मून का सिर्फ हम एक ही पार्ट देख पाते हैं, नॉर्थ पोल, जो हमारे अर्थ से जो दिखाई देता है वो नॉर्थ पोल। वहाँ हमेशा ही अंधेरा रहता है, वहाँ कभी उजाला जाता ही नहीं। वो वाला पार्ट को भी देखा ही नहीं है किसी ने। चलिए अब देखते हैं क्या खोज होती है आगे, क्या रिसर्च होती है। जी सर, कंटिन्यू करें। चलिए अपन तो कंटिन्यू करें, अपना रेस्पिरेशन चल रहा था, है ना। तो रेस्पिरेशन को एक बार फिर से जल्दी से क्विक रिवाइज कर देते हैं, कितना अपन ने पढ़ लिया। कल हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में हमने कुछ स्ट्रक्चर्स देखे थे, एक बार फिर से हम बना देते हैं वो स्ट्रक्चर को। दवा गोली ले ली आप? देखिए किस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं यार, ध्यान से देखिए, है ना। सबसे पहले तो ये नोस्ट्रिल वाला पार्ट है, ये है हमारी नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल मतलब जो नोज के जो होल होते हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, नोस्ट्रिल। फिर अंदर जो है हमें केविटी दिख रही है, अंदर की ओर ये जो केविटी दिखती है, इस केविटी को हम बोलते हैं नेजल केविटी, जानते ही हैं आप लोग। ये हो गई हमारी नेजल केविटी। नेजल केविटी के बाद ये जो पीछे वाला पार्ट था, इस वाले पार्ट को हमने क्या कहा था, फेरिंग्स। और नीचे वाला जो पार्ट था ये था लैरिंग्स, ठीक है ना। नेजल कैविटी के पीछे वाला पार्ट फेरिंग्स हो गया, नेजल कैविटी के नीचे वाला पार्ट हो गया लैरिंग्स। देन ये हमारी हो गई ओरल कैविटी, ये है ओरल कैविटी, माउथ वाली या बक्कल कैविटी भी हम इसे बोलते हैं। देन फिर ये हमारा ट्रेकिया शुरू हो जाता है। ट्रेकिया मतलब विंड पाइप जो है, जहां से एयर जा रही है। ट्रेकिया जो है, ध्यान रखना, देखिए यहाँ पे आपको माउथ और नोज जुड़ा हुआ दिख रहा है। एक्चुअली ये जो ईसोफेगस है इसके ट्रेकिया के पीछे रहेगा, है ना। ये आगे की ओर जो हमें दिख रहा है इसको हम ट्रेकिया बोलते हैं, और ट्रेकिया के जस्ट पीछे हमें ईसोफेगस दिखेगा जो कि माउथ से जुड़ा हुआ है हमारा, है ना। देन फिर हमने कल बताया था कि यहाँ पर इस तरह से हमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं ट्रेकिया पर, इस तरह से रिंग सी शेप के स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। और उसके बाद ये जो ट्रेकिया है ये आगे कहाँ पर ओपन हो जाता है, हमारे लंग्स में आकर हमारे लंग्स में ये ओपन हो जाएगा। ये हमारा राइट लंग्स है और ये हमारा लेफ्ट लंग्स है, ठीक है ना। बोर्ड दिख रहा है ना पूरा, ठीक। अच्छा एक चीज और, ट्रेकिया के अंदर ये जो हमें रिंग शेप का दिखाई दे रहा है, इस तरह से हमें जब हम ट्रेकिया को देखते हैं, मान लो ये ट्रेकिया है और ट्रेकिया के अंदर हमें इस तरह से रिंग शेप के स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, है ना। स्प्रिंग लाइक, जैसे स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग जो होती है, इस तरह से हमारा जो ट्रेकिया है इसमें स्प्रिंग लाइक ऐसे रिंग शेप के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ये होते क्यों है, ये रिंग क्यों बने हुए हैं हमारे ट्रेकिया के पर, इसका एक रीजन ये है। एक्चुअली मान लो यदि हम अपने गर्दन को इस तरह से नीचे की ओर बेंड कर रहे हैं, ऊपर की ओर पीछे की ओर खींच रहे हैं, तो ये जो हमारा एयर ऑब्स्ट्रक्शंस ना हो, मींस यहाँ पर यदि हम इसको नीचे करते हैं गर्दन को तो बेंड होगी। जैसे कि मान लो गर्दन है और यदि हम इसको गर्दन को इस तरह से नीचे करेंगे और ये रिंग नहीं होती तो क्या होता, एयर का फ्लो रुक जाता। इसलिए यहाँ पे इस तरह से रिंग शेप का स्ट्रक्चर है ताकि एयर का फ्लो ना रुके यदि हम गर्दन को नीचे करें, क्योंकि यदि हम गर्दन को नीचे करके भी एयर लेते हैं या छोड़ते हैं तो भी हम आसानी से जो है सांस ले सकते हैं। या फिर इस तरह से हम गर्दन को घुमा रहे हैं, है ना, आगे पीछे ऊपर नीचे, इस तरह से हम जो है गर्दन को जो है रोल कर लेते हैं, यहाँ वहां मूव कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं। तो ये जो शी शेप का स्ट्रक्चर हमें दिखते हैं, ये जो हमें रिंग दिखाई देते हैं ट्रेकिया पर, ये ट्रेकिया पर रिंग हेल्प क्या करेंगे कि एयर का ऑब्स्ट्रक्शंस, एयर की रुकावट ना हो सके, इसलिए यहाँ पर हमें यहाँ ये रिंग दिखाई देती है। फिर नीचे की ओर हमने बताया था, फिर ये हमारा ट्री शुरू हो जाता है। इस ट्री को हम जो है ब्रोंकस भी बोलते हैं,
और ट्री आगे चल के इस तरह से कई छोटे छोटे पार्टिकल्स में या डिवीजन में डिवाइड हो जाएगा, है ना। इस तरह से ये डिवीजन हो जाते हैं, ठीक। तो ये जो ट्री दिख रहा है इसको हम ब्रोंकस भी बोल सकते हैं। इसका एक नाम और है, या तो हम ट्री बोल लो या फिर बोल लो उसको ब्रोंकस। ब्रोंकस, ठीक है ना, ये है हमारे ब्रोंकस। अब ये जो ब्रोंकस है, मीन्स ये जो ब्रोंकस है लंग्स के अंदर जा रहा है, और ब्रोंकस के पहले ये क्या है हमारा ट्रेकिया, ठीक है ना। ब्रोंकस के पहले हमें ट्रेकिया दिख रहा है, ये देखिए ये हमें ट्रेकिया दिख रहा है, और फिर ब्रोंकस कहाँ जा रहा है, लंग्स के अंदर एंटर होता है। देन ब्रोंकस आगे जाके फिर छोटी छोटी सी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है। छोटी छोटी सी कैपिलरीज होती है, जाल सा बिछ जाता है, जैसे कि इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अलग से बना देते हैं, ये मान लो ये हमारा एक ब्रोंकस है, ठीक है ना। ये ब्रोंकस आगे चल के क्या हो रहा है, डिवीजन लेकर आ रहा है, छोटी छोटी कैपिलरीज के अंदर, इसके अंदर छोटी छोटी सी ब्रांचेस निकल रही है। मतलब क्या हो रहा है, ब्रोंकस थोड़ा सा मोटा था, ब्रोंकस मोटा था, और जब ये लंग्स के अंदर जाएगा तब इसके अंदर से कई सारी छोटी छोटी सी ब्रांचेस निकलेंगी, और ये कैसा होता जाएगा, थिन होता जाएगा, पतला होता जाएगा, है ना। क्योंकि इसको कई जगह जाना है, यहाँ से कई सारी ब्रांचेस निकल रही है, तो ये पतला होता जाएगा। और जब इसका डायमीटर कितना हो जाता है, 1 mm हो जाता है। याद रखिएगा, जब इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 1 mm, किसका, इस ब्रोंकस का, तब हम इसका नाम चेंज करके क्या बोल देते हैं, ब्रोंकियोल। तब हम इसे क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल, ये हमारा हो गया क्या, ब्रोंकियोल। एक समझ में आ रहा है। ब्रोंकस एक ये मोटा पाइप है, ये मोटा पाइप आगे जाके छोटे छोटे से पतले पतले कैपिलरीज में डिवाइड हो रहा है, और जब इसका डायमीटर कितना हो जाए, इसका डायमीटर हो जाता है जब 1 mm, इसका डायमीटर जब 1 mm हो जाएगा तब हम इसे क्या बोलने लगते हैं, ब्रोंकियोल। और ब्रोंकियोल के बाद यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है, ये ब्रोंकियोल है, और इस तरह से फिर हमें सेक दिखाई देता है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, कल हमने बताया था एल्वियोलाई, जिसे हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ऑक्सीजन इसी एल्वियोलाई के अंदर आके भर जाती है, स्टोर हो जाती है। मींस एल्वियोलाई की संख्या कितनी होती है बताएंगे प्लीज? इसकी एल्वियोलाई की पर लंग में संख्या कितनी होती है? नॉर्मल एल्वियोलाई की संख्या लगभग हम मान के चलते हैं 500 to 800 नंबर ऑफ एल्वियोलाई, या हम कह सकते हैं एयर सेक भी इसको बोलते हैं। एक्चुअली एयर सेक की संख्या है ये जो संख्या है एयर सेक की है। अब जब हम एल्वियोलाई को भी बड़ा करके देखेंगे, ठीक है ना, तब क्या हमें, जैसे कि देखिए क्या होता है, जब हम एल्वियोलाई को बड़ा करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है एल्वियोलाई। जैसे रखा है इसी रखो। एक्चुअली हम इसको एयर सेक बोल सकते हैं, और एल्वियोलाई बोलते हैं इनको। ये बलून लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये जो हमें दिख रहा है ये होता है एक्चुअली एल्वियोलाई, इसे हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ये जो दिख रहा है ये है हमारा एल्वियोलाई। वो हमने यहाँ पर जो आपको बताया एल्वियोलाई, हमने बाहर से बताया है। जब हम एक एल्वियोलाई को भी निकालते हैं तो हम इसको एयर सेक मान सकते हैं, और ये जो हमें दिख रहा है ना, ये है एल्वियोलाई। तो एयर सेक की यदि संख्या देखें तो एयर सेक की संख्या होती है 500 to 800, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, बोलो। इतनी बात समझ में आपको आई होगी। अब अपन आगे की बात करते हैं, ठीक है ना। तो हमने बताया 1 mm, आपको ये भी याद रखना है कि 1 mm डायमीटर जब हो जाता है तब हम इसको क्या बोलने लगते हैं, ब्रोंकियोल बोलने लगते हैं। और जो ऑक्सीजन आ रही है वो इसी एयर सेक के अंदर आ रही है, और इस एयर सेक से कहाँ चली जाती है, वो हमारे ब्लड में आ जाएगी, है ना, हार्ट से जो ब्लड आ रहा है, ठीक। इतनी बात समझ में आई हो तो अब अपन इसकी रेस्पिरेटरी प्रोसेस की बात। यस सर, इसमें किसको नहीं आ रहा है समझ में, आपकी आवाज कट रही है। अब लंग्स के बाहर एक क्या होती है, कैविटी भी होती है। वो कैविटी भी आप लोग देख लीजिए, जैसे कि ये लंग्स है, ठीक है ना, ये लंग्स है, ये राइट लंग्स। हमने कल बताया था कि लेफ्ट लंग्स जो होता है, लेफ्ट लंग्स थोड़ा सा धसा हुआ होता है। ये राइट लंग्स है, ये लेफ्ट लंग्स है। तो लेफ्ट लंग्स थोड़ा सा क्या होगा, अंदर की ओर डिप्रेशन यहाँ पर दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर क्या मिलता है हमें, यहाँ पर हमें हार्ट मिलता है, जो कि हम एक्सरे में भी देख सकते हैं। लोब भी देख लीजिए, इसमें कभी कभी एनाटॉमी में लोब भी पूछा जाता है कि राइट लंग्स में कितने लोब होते हैं। तो राइट लंग्स में हमें 3 लोब दिखाई देते हैं इस तरह से, है ना। ये अपर लोब हो गया, ये मिडिल लोब हो गया, और ये लोअर लोब हो गया,
तीन लोब हमें दिखाई देंगे, अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब। जब लेफ्ट लंग्स को देखते हैं तो लेफ्ट लंग्स में ओनली दो लोब दिखाई देते हैं, एक होता है अपर लोब, एक होता है लोअर लोब। तो दो लोब हमें कहां पर दिखाई दे रहा है, लेफ्ट लंग्स में, और तीन लोब हमें दिखाई देते हैं राइट लंग्स में। तो हमें पता होना चाहिए कि लेफ्ट लंग्स में कितने लोब है, दो लोब है, और राइट लंग्स में कितने लोब है, तीन लोब। देन पूरा का पूरा जो लंग्स होता है, इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, एक कवरिंग होती है। इस कवरिंग को हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। एक प्लूरल मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है जो कि इसको क्या कर रही है, जो कि इसको प्रोटेक्शन दे रही है, किसे, हमारे लंग को। इस कवरिंग को क्या कहा जाता है, प्लूरल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन बिछी हुई है जो कि लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, इस कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, प्लूरल मेम्ब्रेन। और प्लूरल मेम्ब्रेन और लंग्स के बीच ये खाली स्पेस दिखता है हमें, है ना, ये हमें खाली स्पेस दिख रहा है। ठीक, यहाँ पर जो खाली स्पेस दिख रहा है किस किस के बीच, प्लूरल मेम्ब्रेन और लंग्स के बीच जो खाली स्पेस दिख रहा है, इस खाली स्पेस को कहा जाता है प्लूरल कैविटी। इस खाली स्पेस को क्या कहते हैं हम, प्लूरल कैविटी। तो याद रखिएगा प्लूरल कैविटी क्या है, प्लूरल कैविटी है लंग्स के बाहर एक कवरिंग है, और इस कवरिंग और लंग्स के बीच का जो खाली स्पेस होता है, जैसे कि यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। ठीक है ना। कभी कभी इस प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। विक्रम शाह जी प्लीज आप म्यूट रखें। कभी कभी क्या होता है, इस प्लूरल कैविटी के अंदर कोई फ्लूइड है ना, वाटर या फ्लूइड का एक्यूमुलेशन, लिक्विड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, मतलब यहाँ पर आकर लिक्विड जमा हो जाता है। इस बीमारी को हम बोलते हैं नीमोथोरेक्स। आप लोगों ने एक बीमारी का नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं नीमोथोरेक्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर लिक्विड आके जमा हो जाएगा तब इसे हम क्या बोलेंगे, नीमोथोरेक्स। ठीक है ना, यदि यहाँ पर लिक्विड आ जाए। कभी कभी ब्लड भी फिल्ड हो जाता है, यहाँ पर ब्लड आके एक्यूमुलेशन होने लगता है, तब इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हीमोथोरेक्स। हीमोथोरेक्स, नीमोथोरेक्स मतलब यहाँ पर आके क्या पानी का एक्यूमुलेशन हो जाएगा या फिर लिक्विड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, तब हम जिसे हम बोलते हैं ना कि छाती में पानी भर गया। नॉर्मल पेशेंट आके बोलता है कि छाती में पानी भर गया है ना, या फिर छाती में खून जमा हो गया था। तो वो एक्चुअली यदि हम उसका मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो छाती में पानी भर जाने का मतलब होता है नीमोथोरेक्स, और छाती में खून भर जाने का मतलब होता है हीमोथोरेक्स। तो वो कहाँ भरता है, लंग्स के बीच जो हमें प्लूरल कैविटी दिख रही है, यहाँ पे आके ये एब्नॉर्मलिटी देखने को हो जाता है। कभी कभी यहाँ पे पस का भी एक्यूमुलेशन हो जाता है। तीन कंडीशन होती है। कभी कभी यहाँ पर मान लो कोई सेप्सिस हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो गया, तो यहाँ पर पस आके पायोथोरेक्स। तीनों अलग अलग कंडीशन है। बस क्या है कि यहाँ पर जो भी चीज इकट्ठी हो रही है उसके बेस पर नाम चेंज हो गया। तो पायोथोरेक्स हम कब बोलेंगे, जब पस जमा हो जाएगा। हीमोथोरेक्स कब बोल रहे हैं, जब यहाँ पर क्या जमा हो जाएगा, ब्लड जमा हो जाएगा। और नीमोथोरेक्स कब बोल रहे हैं, जब यहाँ पर क्या लिक्विड जमा हो जाएगा, है ना। तो ये तीन कंडीशन हो सकती हैं, और तीन कंडीशन के बेस पर इनके अलग अलग नाम होते हैं, पायोथोरेक्स, नीमोथोरेक्स। सर ये आपने बोला ये नीमोथोरेक्स, तो ये निमोनिया से रिलेटेड है क्या? नीमोथोरेक्स निमोनिया में, हाँ निमोनिया में नीमोथोरेक्स जो है वो ये कंडीशन देखी जा सकती है, क्योंकि निमोनिया में हो क्या रहा है, हमारे लंग्स अफेक्ट है, और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वो फ्लूइड आके कहाँ पर जमा होने लगता है, वो हमारे ये जो प्लूरल कैविटी है यहाँ पे आके जमा होने लगता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि निमोनिया का कॉम्प्लिकेशन, यदि निमोनिया को प्रॉपरली ट्रीट हम ना करें तब आगे चल के नीमोथोरेक्स की कंडीशन डेवलप हो सकती है, या फिर निमोनिया में नीमोथोरेक्स देखा जा सकता है ना, निमोनिया में नीमोथोरेक्स हो जाता है। और यदि कोई इन्फेक्शन होता है तब पायोथोरेक्स देखने को मिलता है। ट्यूबरक्लोसिस में जनरली देखने को मिलता है पायोथोरेक्स। क्यों? क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस, यदि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस किसी को हो जाए, है ना, मतलब लंग्स की टीबी, तब यहाँ पर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है ही। अब बैक्टीरिया क्या करता है, कभी कभी इतना ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है कि वो पस फॉर्म करने लगता है, वो पस आके कहाँ पे जमा हो जाता है, यहाँ। तो ट्यूबरक्लोसिस यदि ज्यादा जो है क्रिटिकल कंडीशन में है, एडवांस स्टेज में है ट्यूबरक्लोसिस, तब पायोथोरेक्स देखने को मिलता है ना। और बाकी हीमोथोरेक्स जो है ये ज्यादातर ट्रॉमा के केस में देखने को मिलता है। मान लो यहाँ पर कोई
आर्टरी कट हो जाती है या फिर मान लो लंग्स में कोई इंजरी हो जाती है, तब अगर मान लो कोई आर्टरी का ब्लड जो है वो यहाँ आके एक्यूमुलेट होने लग जाए, तब उस कंडीशन में हमें हीमोथोरेक्स देखने को मिलता है ना। तो 3 ये कंडीशन हो सकती है, न्यूमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स और पायोथोरेक्स। और कब कब देखने को मिलती है वो भी अपन ने देख लिया। चलिए आगे बढ़े। अब बात करते हैं कि किस तरह से जो है रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, कौन कौन से पिगमेंट होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी गैसेस को लेके जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, रेस्पिरेटरी गैसेस 2 हो गई। एक तो वो गैस हो गई जो कि हम छोड़ रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरी गैस वो हो गई जिसे हम इंस्पायर कर रहे हैं, जिसे कहा जाता है ऑक्सीजन। ठीक है ना, बचपन से पढ़ते हम आ रहे हैं। तो इन गैसों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ व्हीकल होना चाहिए हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में कुछ ऐसा व्हीकल होना चाहिए जो कि इनको ट्रांसपोर्ट कर सके। क्योंकि ऑक्सीजन हम कहाँ ले रहे हैं, हम ले रहे हैं कहाँ, लंग्स में जा रही है ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत हमारे बॉडी में सभी ऑर्गन को है। नेल्स तक को हमारे ऑक्सीजन की जो है जरूरत है, या हमारा जो फुट है ना, हमारा जो फुट की जो फिंगर्स होती है, फुट की पैरों की जो फिंगर्स है, वहां भी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो लंग्स से ये ऑक्सीजन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी तक जा कैसे रही है, वो प्रोसेस हम देखेंगे, है ना। हम अच्छे से जानते हैं, हार्ट हम पढ़ चुके हैं, हार्ट से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, है ना। और ये पल्मोनरी आर्टरी आके कहाँ चली जाती है, हमारे लंग्स के पास जाती है, और लंग्स से क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है। देन फिर वहां से पल्मोनरी वेन आती है, और ये पल्मोनरी वेन वापस से हार्ट में लाके ब्लड को दे देती है हमारे लेफ्ट हार्ट में, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ये वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी तक हार्ट पहुंचा देता है। लेकिन ब्लड के अंदर भी ऐसा क्या है कि ऑक्सीजन लंग्स से हमारे ब्लड में आ जाती है। तो 2 चीजें जो है इसके लिए होती हैं, है ना। पहली जो चीज है वो है हीमोग्लोबिन। ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ब्लड के अंदर जो हमने हीमोग्लोबिन पढ़ा है कि ब्लड का एक कंटेंट होता है, ब्लड का एक पिगमेंट होता है, जो जिसे हम क्या बोल रहे हैं, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन ही क्या कर रहा है, यही ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। कैसे करता है, इसके अंदर ऐसी क्या खासियत है जो उसको ये कैरी कर रहा है। जब हम हीमोग्लोबिन को तोड़ के देखते हैं तब हम पाते हैं कि हीमोग्लोबिन 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। एक मॉलिक्यूल का नाम है हीम, पहला मॉलिक्यूल है हीम, और दूसरा मॉलिक्यूल है ग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में 2 तरह के मॉलिक्यूल हैं, हीम है और ग्लोबिन है। अब देखिए, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। ग्लोबिन का क्या मतलब होता है, प्रोटीन। हमने पहले भी आपको बताया है, ग्लोबिन मतलब होता है प्रोटीन, और हीम का मतलब होता है आयरन। हीम मतलब आयरन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर 2 चीजें हैं, हीम है और ग्लोबिन है। ग्लोबिन होता है प्रोटीन वाला पार्ट, और हीम होता है आयरन। अब प्रोटीन हम जानते हैं, प्रोटीन किससे मिलके बना हुआ है। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे 11th 12th क्लास में कि प्रोटीन जो होता है वो अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं, ठीक है ना, अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कई सारे अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन। मतलब यदि हम प्रोटीन को तोड़ के देखेंगे तो उसके अंदर हमें क्या मिलेंगे, अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। कई तरह के अमाइनो एसिड्स हमें यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है ना। और इन अमाइनो एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। इन अमाइनो एसिड्स को क्या कहा जाता है, पॉलीपेप्टाइड। ये भी आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अमाइनो एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं ना, याद रखिएगा। तो क्या बताया, ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, कई सारे अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। और इन अमाइनो एसिड्स को सम्मिलित रूप से एक, यदि हम उसमें बोलना चाहें कि अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उन्हें हम पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। तो क्या होता है, यदि हम जो ग्लोबिन को देखें, है ना, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन वाला पार्ट जब हम देखते हैं तो उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब इस तरह की, मान लो कि एक चेन ये है, इसमें कितनी चेन रहेंगी, 4 पॉलीपेप्टाइड। मतलब 4 पॉलीपेप्टाइड चेन हमें किसमें दिखाई देती है, ग्लोबिन के अंदर दिखाई देती है। जैसे कि चेन ही बना देते हैं, एक चेन मान लो ये हो गई, एक चेन ये हो गई, दूसरी चेन ये हो गई,
ठीक, तीसरी चेन ये हो गई, चौथी चेन ये हो गई। तो हमें इसमें कितनी चेन दिखाई दे रही है? 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो 4 चेन से मिलके, और ये क्या है? हमारे अमाइनो एसिड्स। ये जो हमें दिख रहा है ना, कई सारे अमाइनो एसिड्स से, अमाइनो एसिड ये जो दिख रहा है ना, ये कई सारे क्या है? अमाइनो एसिड्स हैं। और ये अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। हमने बताया ना अमाइनो एसिड्स को क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड, ठीक है ना। बिल्कुल देखिए, ध्यान दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना। अमाइनो एसिड्स को क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड। तो मान लो ये अमाइनो एसिड्स हैं, तो इसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन है ये दूसरे अमाइनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये तीसरी अमाइनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन है, और ये चौथी अमाइनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो ऐसी 4 चेन हमें मिलती है किसके अंदर? ग्लोबिन के अंदर। तो ग्लोबिन आप लोग याद रखना, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। मतलब इसके अंदर जो है अमाइनो एसिड्स की कितनी चेन है? 4 चेन है, ठीक है ना। देन आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी? आयरन की, कि आयरन कैसा होता है। अब आयरन के अंदर क्या मिलता है? हमें नाइट्रोजन की रिंग मिलती है, ठीक है ना। ये है हमारा आयरन। तो जब हम आयरन को बड़े रूप में देखेंगे तब हमें इसमें क्या मिलेगा? इसमें हमें मिलेगा नाइट्रोजन की रिंग, ठीक है ना। 4 नाइट्रोजन की रिंग मिलती है, जैसे कि 1 2 3 4। ये 4 हमें क्या मिल रही है? नाइट्रोजन की रिंग, है ना। एक रिंग ये है, दूसरी रिंग ये है, तीसरी नाइट्रोजन की रिंग ये है, चौथी नाइट्रोजन की रिंग ये है, और बीच में इससे क्या जुड़ा होता है? हमारा आयरन जुड़ा होता है। जब हम आयरन को देखेंगे, जब हम आयरन को खोल के देखते हैं, तब हमें कैसा आयरन दिखता है? हीमोग्लोबिन के अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर हमें दिखेगा कि एक आयरन 4 नाइट्रोजन से मिलके बना हुआ है, मतलब 4 नाइट्रोजन की रिंग इसके साथ जुड़ी रहती है। इसे हम बोलते हैं पोरफायरिन। इसे हम क्या बोलते हैं? पोरफायरिन। पोरफायरिन मतलब जिसके अंदर नाइट्रोजन की रिंग जुड़ी है, मतलब ऐसा आयरन। पोरफायरिन का मतलब होता है ऐसा आयरन जिसके अंदर 4 नाइट्रोजन की रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल है। पोरफायरिन मींस जिसके अंदर 4 नाइट्रोजन की रिंग जुड़ी हुई है। तो एक आयरन के साथ 4 नाइट्रोजन की रिंग जुड़ी होती है, ऐसा हमें हीमोग्लोबिन के अंदर इस तरह का आयरन देखने को मिलता है। और ग्लोबिन मतलब क्या हुआ? ये प्रोटीन वाला पार्ट है, और प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं? अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं, और ये अमाइनो एसिड्स को हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। तो इसमें कितनी? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन दिख रही है, जैसे कि ये हमने 4 चेन बना रखी है, पॉलीपेप्टाइड की 4 चेन बना दी। अब ये देखिए, अब ये दोनों जुड़े हुए हैं ना, हीमोग्लोबिन दोनों जुड़े हुए हैं, मतलब इस प्रोटीन वाले पार्ट में, इस ग्लोबिन वाले पार्ट में हीम जुड़ा हुआ है। तो इन 4 रिंग से एक एक आयरन भी जुड़ा रहेगा, ठीक है ना। ये 4, जैसे एक आयरन इस रिंग से जुड़ा रहेगा, और इसको इजी करके बना देते हैं, ठीक है ना। ऊपर देखिए, 4 पहले रिंग बनाते हैं हम। ये हमने 4 रिंग बनाई, सिंपल सी रिंग बना दे ताकि आप और अच्छे से समझ पाए। मान लो एक रिंग ये है, ठीक है ना, एक रिंग ये है, दूसरी रिंग ये है, ये दूसरी रिंग है, ये तीसरी रिंग है, और ये चौथी रिंग है। ये 4 रिंग हो गई, 1 2 3 4। मतलब ये कौन सा वाला पार्ट हो गया? ग्लोबिन वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना। ग्लोबिन वाले पार्ट में कितनी? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है ना। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन किससे मिलकर बने हुए हैं? अमाइनो एसिड। तो ये 4, अब इसके अंदर आयरन भी जुड़ा हुआ है। तो इन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ एक एक आयरन भी जुड़ा हुआ होता है। जैसे एक आयरन इस रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, एक आयरन इस रिंग के साथ जुड़ा है, एक आयरन इस रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, और एक आयरन ये वाली रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो चारों रिंग के साथ एक एक आयरन भी यहाँ पर हमें जुड़ा हुआ मिलता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े। अब होता क्या है, जब हम ऑक्सीजन को देख रहे होते हैं, ठीक है ना, जब हम ऑक्सीजन को देखेंगे तो होगा क्या? ये जो ऑक्सीजन होता है ना, ये एक हीमोग्लोबिन, ये हमारा क्या बन गया? हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल है, ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का ये एक मॉलिक्यूल बन गया, क्योंकि इसमें ग्लोबिन भी दिख रहा है और हमें हीम भी दिख रहा है ना। ग्लोबिन में हमें 4 रिंग दिख रही है, और 4 हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है? आयरन मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहा है। तो अब ये हमारा एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बन गया। अब होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन है,
तो ये ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के पास पहुंचेगी तो हीमोग्लोबिन जब इसको कैरी करेगा तो कौन कैरी करता है, ये जो हमारा आयरन वाला पार्ट दिख रहा है, ये आयरन वाला पार्ट करता क्या है, ये आयरन वाला पार्ट ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है ना। ये आयरन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। तो अब आप बता ही सकते हो कि 4 हमें यहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, सॉरी 4 हमें यहाँ पर आयरन के मॉलिक्यूल्स दिख रहा है, तो 4 ऑक्सीजन भी बाइंड होगी। एक ऑक्सीजन यहाँ बाइंड हो जाएगी, एक ऑक्सीजन यहाँ हो जाएगी, एक ऑक्सीजन यहाँ बाइंड हो जाएगी, एक ऑक्सीजन यहाँ। तो इस तरह से यदि हम देखें तो हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, बाइंड करता है। क्यों कर रहा है, क्योंकि 4 यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, 4 हमें मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं किसके, आयरन के। और आयरन ही क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसको कैरी करने का काम करेगा, उसको बाइंड करने का काम करेगा। और जो नया सबस्टेंस बनता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब यहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है आयरन के साथ, ठीक है ना, जब यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगी आयरन के साथ, और जो अब मॉलिक्यूल्स बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। जैसे कि ये 4 हमने रिंग बना, 4 रिंग, 4 रिंग है, 1 2 3 4, किसकी रिंग है ये, अब आप बता सकते हो ये रिंग किसकी है, ये है ग्लोबिन की रिंग। और इनके साथ, इन चारों रिंग के साथ क्या जुड़ा हुआ है हमारा, आयरन वाला पार्ट। इन चारों रिंग के साथ हमारा जुड़ा हुआ है आयरन वाला पार्ट, ठीक है ना। एक आयरन ये जुड़ा हुआ है दूसरी रिंग से, एक तीसरी रिंग से और एक फोर्थ रिंग से। अब यहाँ पर प्लस, एक ऑक्सीजन यहाँ प्लस हो जाएगी, एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगी, एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगी और एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगी। इस तरह से चारों आयरन मॉलिक्यूल्स 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को क्या कर देंगे, बाइंड कर देंगे। और जो नया सबस्टेंस अब बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HbO2। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HbO2 मतलब अब ये क्या बन गया, HbO2। ये पूरा एक Hb का एक मॉलिक्यूल से, और जब इसके साथ ऑक्सीजन बाइंड हो गई तब इसे हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इस तरह से ये हीमोग्लोबिन में आयरन वाला जो पार्ट होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करेगा, ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम करेगा। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जिन लोगों का हीमोग्लोबिन कम होता है, जिसे हम एनीमिया की कंडीशन कहते हैं, वो जल्दी से उनकी सांस भी फूलने लगती है, उनको जो है ऑक्सीजन, जो है सांस लेने में प्रॉब्लम क्यों आती है, थक क्यों जाते हैं, डिस्निया उन्हें क्यों देखने को मिलता है। जरा सी भी एक्सरसाइज वो करते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं या फिर थोड़ा भी भाग लेंगे, जरा भी चल लेंगे, और एनीमिया का कोई पेशेंट है तो उसकी सांस फूलने लगेगी। वो इसीलिए क्योंकि जब बॉडी में हीमोग्लोबिन ही नहीं है, तो हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन को बाइंड कैसे होगा, वो ऑक्सीजन कैसे ले पाएगा, इसलिए उसको डिस्निया होता है, इसलिए वो रेस्टलेसनेस हो जाता है, डिस्निया हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये काम होता है। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सा है कि किस तरह से काम होता है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये होता है, पूरी प्रोसेस जो होती है वो होती है प्रेशर डिफरेंस के कारण। अब यहाँ पर हम एक एल्वियोलाई बना देते हैं। मान लो ये हमारी एक क्या है, एल्वियोलाई, ठीक है ना, ये हमारा एल्वियोलाई। और अभी हमने बताया था एल्वियोलाई के अंदर ही क्या होती है, कई सारी ऑक्सीजन रहेगी। यहाँ पर ऑक्सीजन आ गई, इस एल्वियोलाई के अंदर क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई। और ये मान लो क्या है हमारी कैपिलरी, ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ये है हमारी ब्लड वेसल्स। और यहां से ऑक्सीजन इस ब्लड वेसल्स के अंदर आनी है। अब देखिए ये है हमारी एल्वियोलाई और ये है हमारी ब्लड वेसल्स। एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन। आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच एक मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ये कौन सी मेम्ब्रेन है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन कहाँ मिलेगी हमें, ये मिलेगी ब्लड वेसल्स और एल्वियोलाई के बीच में एक मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ से रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के अंदर आएगी पहले तो, और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से फिर कहाँ आ जाती है, वो हमारे ब्लड वेसल्स में आ जाती है। और ये प्रोसेस होती कैसे, ये होती है प्रेशर डिफरेंस के कारण।
जब हम इंस्पायर करते हैं, जैसे ही हमने गैस को इंस्पायर किया, ऑक्सीजन को इंस्पायर किया, अंदर की ओर एयर ली, तब यहाँ पर प्रेशर हो जाता है कितना, तब यहाँ पर प्रेशर हो जाता है 100 mm Hg का, 100 mm Hg। यहाँ पर ऑक्सीजन का, या हम बोल सकते हैं प्रेशर कितना होता है 100 mm Hg का, और यहाँ तो ऑक्सीजन है ही नहीं, है ना, तो यहाँ पर प्रेशर हमें देखने को मिलता है 20 mm। तो प्रेशर डिफरेंस कितना दिख रहा है हमें, यहाँ पर हमें दिख रहा है 100 mm Hg, और यहाँ पर हमें प्रेशर दिख रहा है कितना 20 mm Hg, मतलब डिफरेंस कितना है 80 mm Hg। ठीक है ना, तो प्रेशर कितना है 80 mm Hg। तो ये 80 mm Hg से ऑक्सीजन कहां से आती है हम जानते हैं, फिर यहाँ पर फिजिक्स का रूल लग जाएगा, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस कितना है यहाँ पर 80 mm Hg का दिख रहा है ना, तो यहाँ से क्या होगा, जो है हायर कंसंट्रेशन टू मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे, लोअर, पर 100 mm Hg का प्रेशर है, यहाँ पर 20 mm Hg का प्रेशर है। तो कभी कभी ये जो है एक जीके का भी क्वेश्चन होता है, ये हमें पता होना चाहिए कि हम जो है एयर को इंस्पायर कर पा रहे हैं, वो किस कारण से कर पा रहे हैं, या फिर जो है हमारा इंस्पायर्ड जो एयर होती है, जो ऑक्सीजन होती है, वो ब्लड में जा पा रही है, कितने प्रेशर डिफरेंस के कारण जा पाती है, 80 mm Hg का प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। यदि 80 mm Hg का प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा, तब जो है डिफिकल्टी होने लगती है हमें इंस्पायर करने में। मान लो कि यहाँ पर जो है प्रेशर डिफरेंस कम आ रहा है, मान लो यहाँ पर 50 mm Hg, और यहाँ भी, और यहाँ तो 100 mm Hg रहेगा, और यहाँ 50 mm Hg है, अब प्रेशर डिफरेंस कितना आ गया 50 mm Hg का। अब हमें क्या होने लगेगी, डिफिकल्टी होने लगेगी क्या, इंस्पायर करने में। मतलब क्या है कि 80 mm Hg का प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए एक बिल्कुल नॉर्मल ब्रीथिंग के लिए, है ना। यदि हम नॉर्मल ब्रीथिंग की बात करें कि बिल्कुल नॉर्मल ब्रीथिंग हम ले पा रहे हैं, तो प्रेशर डिफरेंस कितना होना चाहिए, लगभग 80 mm Hg का दिखना चाहिए, जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजी में हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर हमें जो है ब्लड वेसल्स में कितना प्रेशर मिलेगा, 20 mm Hg का प्रेशर देखने को मिलता है, और हमारे लंग्स में 100 mm। इस कारण से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगी, ठीक है ना। अब जैसे कुछ लोग जो है सांस नहीं ले पा रहे हैं, है ना, या फिर क्या होते हैं, मान लो कहीं पहाड़ों पर चले गए, वहां पर ऑक्सीजन की कमी है। अब ऑक्सीजन की कमी होती है पहाड़ों पर, पर्वतों पर जब हम जाते हैं, है ना, या फिर समुद्र की गहराई में हम जाते हैं, ठीक है ना। खैर पानी में तो ऑक्सीजन है ही नहीं, लेकिन आप पर्वतों की यदि हम बात करें, माउंटेन की यदि हम बात करें, ज्यादा ऊंचाई पर हम चले जाएंगे, तो वहाँ ऑक्सीजन कम है, वहाँ ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ पर ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। ऊपर मान लो कितना हो गया 50 mm Hg हो गया, और यहाँ कितना है, यहाँ तो 20 mm Hg है ही। अब यहाँ भी कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 30 का डिफरेंस हो जाएगा, इसलिए हमें क्या होने लगेगी, डिफिकल्टी होने लगेगी। तो समझ में आ रहा है ना, डिफिकल्टी क्यों होती है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस घट रहा है और बढ़ रहा है, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस एक नॉर्मल जो है रेस्पिरेशन के लिए, एक नॉर्मल ब्रीथिंग के लिए, आप लोग ध्यान रखना है, नॉर्मल ब्रीथिंग के लिए रेस्पिरेशन का जो प्रेशर जो है, जो रेस्पिरेशन के लिए जो प्रेशर डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 80 mm Hg आना चाहिए, 80 mm। अगर 80 mm Hg का प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो इट मींस हम नॉर्मल जो है ब्रीथिंग कर सकते हैं, अदरवाइज जो है हम नॉर्मल ब्रीथिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की, इस तरह से जो है यहाँ पर आता है ना। वेंटिलेशन की भी जरूरत हमें कभी पड़ती है, जब हम वेंटी पर लेते हैं पेशेंट को, उस समय भी क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस घट जाता है, तो हम जो है यहाँ पर 100 mm Hg का प्रेशर लेकर आते हैं, यहाँ पर हम 100 mm Hg का प्रेशर क्रिएट करते हैं लंग्स में। लंग्स में कितना प्रेशर क्रिएट करेंगे हम, 100 mm Hg, और यहाँ पर तो है ही कम 20, मतलब हम जो है कितना प्रेशर रखेंगे 80 mm Hg का। मतलब हम मैकेनिकल, जब हम वेंटिलेटर पर पेशेंट को लेते हैं, तब हम मैकेनिकली 80 mm Hg का प्रेशर डिफरेंस करते हैं उसमें, कि जो है नॉर्मल 80 mm Hg का प्रेशर डिफरेंस बने हमारे लंग्स में, और कहां पर, हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर, ताकि पेशेंट जो है वो सांस ले पाए और यहाँ से वहां O2 ट्रांसफर हो पाए। यदि हम प्रेशर बढ़ा भी देंगे, यदि मान लो हमने यहाँ पे 200 कर दिया, अब समझ रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने 200 कर दिया प्रेशर मैकेनिकली, वेंटी का प्रेशर हमने बढ़ा दिया, और यहाँ पे 20 है, अब कितना हो रहा है, 180 का प्रेशर डिफरेंस हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, 180 का हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा हो रहा है,
अब फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नॉर्मल कितना चाहिए हमें, 80 mmHg चाहिए। तो ये चीज को ध्यान रखा जाता है जब हम वेंटिलेशन पर या वेंटिलेटर पर जब हम पेशेंट्स को लेते हैं, तब इस चीज को जो है हम ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। तो सफिशिएंट है आज के लिए इतना। ये प्रॉब्लम क्यों होगी, वो तो अच्छा है ना सर, डिफरेंस अच्छा है, 200 से 20 है क्या सर, 200 अगर है वहाँ 20 है तो अच्छा है ना सर, डिफरेंस ज्यादा है तो ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, ट्रांसफर होगी। नहीं 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 नहीं, देखिए क्या है, आप बिल्कुल वो आपने वैसे क्वेश्चन सही पूछा कि यदि अगर प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है तो ज्यादा ऑक्सीजन चली जाएगी, ज्यादा ऑक्सीजन तो चली जाएगी, लेकिन होगा क्या, देखिए यहाँ पर 80 mmHg का क्यों चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन तो यहाँ आ गई ज्यादा, तो उसके लिए हमारे पास हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स भी तो हो उतने, समझ रहे हो, क्योंकि ऑक्सीजन को कैरी कौन करेगा, ऑक्सीजन को कैरी तो करेगा हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। अच्छा, प्रोपोर्शन उतना होना चाहिए, ठीक। हाँ, इसलिए 80 mmHg का प्रेशर जो है वो, अगर मान लो किसी का नॉर्मल हीमोग्लोबिन है 13 है 14 है 15 है तो वो इतना सफिशिएंट रहता है, लेकिन मान लो प्रेशर ज्यादा आ गया तो वो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए इतने हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स भी तो होने चाहिए ना हमारे अंदर, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। चलिए तो मिले कल, समझ में आया सर ऑक्सीजन के 8 अणु हुए ना। हाँ जी बोलिए बोलिए। ऑक्सीजन के 8 अणु हुए, ऑक्सीजन के सर 8 अणु हुए वहां पर क्या, ऑक्सीजन की हमेशा O2 में रहता है। नहीं समझे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ऑक्सीजन हमें सर ये बोल रहे हैं ऑक्सीजन के 8 मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि O2 है ना, ऐसा बोलना है, केमिस्ट्री लेके। नहीं नहीं, एक्चुअली आप बस इतना ध्यान रखना है, हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है, ठीक है ना। यदि एक मॉलिक्यूल से, हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर रहा है, और क्यों कर रहा है वो भी अपन ने स्ट्रक्चर्स देख लिया, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन 4 है, मतलब ग्लोबिन 4 है, वो 4 ही क्या है, आयरन, तो आयरन ही क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है, और जब बाइंड हो जाता है तब इसे, इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HbO2, ठीक है ना। आज के लिए समझ में आया सभी को। चलिए तो मिलते हैं फिर कल। ओके ओके, थैंक यू साहब। कराएगा।